I am today joined by one of the rare chief ministers of the Congress party. Not many chief ministers are left of the Congress party in this country. In fact, after this elections, fortunately, unfortunately, Mr. Sukhu, you are the only chief minister of the Congress party in the entire North India. अब आप ये बताइए सुखू जी मुझे कि इस पूरे माहौल में और इस समय जो राजनीतिक हवा चली है उसमें आप इकलौते मुख्यमंत्री, जैसे मैंने कहा, नॉर्थ इंडिया में, एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। और हम एक साल के बाद मिल रहे हैं, एक साल अब आपकी सरकार को तकरीबन हो गया है। पिछली बार जब हम मिले थे तब आपने नया नया चार्ज संभाला था। आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार की परफॉर्मेंस अब तक की कैसी रही है कि आप लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी के लिए कुछ बड़ा डिलीवर करने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री कम हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में है। ये कुर्सी जो मुख्यमंत्री की मुझे मिली तो तकरीबन 1 वर्ष हो चुका है। हमारे पोजीशन की, हमारे सरकार की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो अच्छी नहीं थी, और उस इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर आपको कार्य करना है। हमने सबसे पहला अपनी जो गारंटी दी थी, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। उस ओल्ड पेंशन से हमने जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है उनका बुढ़ापा सुरक्षित किया। ये हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दी। हमारी सरकार तो बन चुकी थी। हम चाहते तो विधानसभा चुनाव से पहले भी इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर सकते थे। लोकसभा चुनाव से पहले नहीं, ओल्ड विधानसभा चुनाव से पहले भी कर सकते थे। पहले ही कैबिनेट में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि जिन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, उनको सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवानी है, उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करवाना है। आर्थिक बदहाली के बाद भी हमने उसको दिया, और आज 1,36,000 सरकारी कर्मचारी उस पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले लिया गया, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि वेलफेयर स्टेट में जो राज्य को के विकास में सहयोग देते हैं, आपका दायित्व उनका बुढ़ापा सुरक्षित करने का भी है। सुखू जी, आपने ये पहले भी कहा था मुझसे, मैंने आपसे कहा था उस समय कि इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये एक तरह का बर्डन होगा स्टेट के फाइनेंसेस पर। आपने कहा था इकोनॉमिस्ट तो बहुत बातें कहते हैं, मुझे राज्य का, लोगों का वेलफेयर भी देखना है। उस बात से बहुत सारे लोगों का इत्तेफाक हो सकता है, बट आपने कहा कि बीजेपी वो ओल्ड पेंशन स्कीम हटा रही है और आप लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकारें तो नहीं बन पा रही हैं। सुखू जी, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। देखिए, कांग्रेस की सरकार बने ना बने ये महत्व नहीं है। लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, ये महत्व है। अब कांग्रेस की सरकार नहीं बन पा रही है तो दूसरे जो रीजनल पार्टी है उनकी सरकारें बन रही हैं, पर प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी आज भी मुझे बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ही है। वो ठीक है कि हमारी सरकारें कई जगह सत्ता में थी, नहीं रही, तो भारतीय जनता पार्टी भी एक समय बहुत कम उनके सांसद होते थे, आज उनके सांसदों की संख्या बढ़ी। तो ट्रांजिशंस है, ये डेमोक्रेसी में ट्रांजिशंस होता रहता है। लोग सुनते हैं, विचार करते हैं, वोट डालते हैं, कई जगह सरकारें बनती है, कई जगह सरकारें गिरा दी जाती है, बनी सरकारें भी गिरा दी जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप उस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि डेमोक्रेसी में हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है। मैं उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास 40% वोट आए और सामने वालों के पास 43% और सरकार उनकी बन जाए। इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती। बट सुखू जी, अल्टीमेटली ये तो आप इस बात से, तो आप जैसा आदमी तो कम से कम गैर इत्तेफाकी नहीं रख सकता, क्योंकि आप सारी जिंदगी ताउम्र आपने एक नॉर्मल छोटे से पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे अपना करियर शुरू करके, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपना करियर शुरू करके आप मुख्यमंत्री की, जो कि देश में और राज्य में तो सबसे ऊपर, पर देश में भी चुनिंदा कुर्सियों में से, राजनीतिक कुर्सियों में से एक है, तक पहुंचे हैं। तो सुखू जी, पॉलिटिक्स तो असल में अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए की जाती है ना। अपनी विचारधारा का भी आप प्रोपगेट तभी कर सकते हैं। बिल्कुल की जाती है। पार्टी की विचारधारा सरकार बनाने में भी सामर्थ्य होती है और विपक्ष की में भी सामर्थ्य होती है।
कई बार सरकारें बनती है, कई बार सरकारें नहीं बनती है। तो ये पर बनी हुई सरकारें गिर जाती हैं। नहीं, आपका कहना है कि बनी हुई सरकारों को गिरा दिया जाता है, गिर नहीं जाती, गिरा नहीं दिया पर जाता। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तो कोई सरकार नहीं गिराई। नहीं, उसमें लोगों ने हमारे पक्ष में वोट नहीं दिया, क्या कारण थे? तो लोगों ने हटाई आपकी सरकार। नहीं, वो हम लोगों ने हमारे पक्ष में क्यों मत नहीं दिया, उसकी जानकारी तो वहाँ के जो राज्य स्तरीय नेता है उनको होगी ना। मैं तो ये बात एक ब्रॉडली डेमोक्रेसी के परिपक्ष में बोल रहा हूँ। दूसरी बात कि हमारी सरकार ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जिनके माता नहीं है, जिनकी पिता नहीं है, यानी माँ बाप ज़िंदगी से उनके चले गए हैं, उनको हमने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। और उस कानून को बनाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना। ये भी सामाजिक दायित्व एक राज्य का सरकार का है। अब इकोनॉमिकल दायित्व क्या बनता है कि हमारी पोजीशंस, इकोनॉमिकली कंडीशंस ठीक नहीं है। अब कैसे हिमाचल अपने फॉर्म पर खड़ा हो? आपने अभी एक बजट लाया आप कुछ दिन पहले ही, बहुत हाल फिलहाल में, और आपने कहा कि इस बजट से आपके राज्य की फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। कैसे? देखिए, हमने एक बजट रखा। पहला बजट जब रखा तो हमने उसमें हिमाचल प्रदेश की जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियाँ, पहाड़, नदी, नालों के अनुसार हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 68% वन है। हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स हैं। ऑक्सीजन जो हम देते हैं नॉर्दर्न इंडिया में जो आती है हमारे पहाड़ों से जाती है, और उसके माध्यम से हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाएंगे। यानी कि ग्रीन एनर्जी के द्वारा हम अपनी स्टेट का विकास करेंगे। और उसके बाद सिस्टम में परिवर्तन करके, व्यवस्था परिवर्तन करके हिमाचल को आगे बढ़ने में, आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में हम काम करेंगे और हम उसमें आगे बढ़े। सुखू जी, आपने पिछली बार भी मुझसे कहा था कि ग्रीन पावर और हाइड्रो एनर्जी को लेकर के आपका काफ़ी फोकस रहेगा आपके स्टेट में, बिकॉज ऐसा है कि आपके स्टेट इकोलॉजिकली सेंसिटिव स्टेट है, तो ग्रीन इनिशिएटिव से डेवलप कर सकता है। कितनी प्रोग्रेस आपको लगता है कि पिछले 12 महीनों में आप कर पाए हैं उसमें? उसमें हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का 1 मेगावाट का समझौता हो चुका है। उसकी बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। हिमाचल ही हिंदुस्तान में पहली स्टेट होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन से अपना पहला पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है, और ग्रीन हाइड्रोजन 1 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है। दूसरा, सोलर एनर्जी में हम जा रहे हैं, हाइड्रो में हम जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर हमारे लिए ये बहुत बहुत कार्य करने की भी ज़रूरत है कि हमें आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के लिए हाइड्रो को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। और एक और सुखू जी, आपने अपने शुरुआती प्रॉमिसेस में ये बात कही थी, वो बात ये थी ओपीएस वाली, उसके साथ साथ जुड़ी हुई बात थी गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के। तो अभी आपके यहाँ के एक एमएलए हैं राणा जी, वो बड़े नाराज़ हो गए, उन्होंने चिट्ठी लिख दी आपको और कहा कि साहब सरकारी नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं लोगों को। नहीं, वो चिट्ठी उन्होंने सरकारी नौकरियों से संबंधित लिखी है, उनका दायित्व भी बनता है। अगर लिखते तो कोई फ़र्क नहीं है, पर जनता को पता है कि वहाँ कितनी सरकार में रोज़गार निकलते हैं, रोज़गार एडवर्टाइजमेंट के द्वारा निकलते हैं। ये 20,000 नौकरियाँ हमने एक साल में पैदा कर दी छोटी सी स्टेट में, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि नौकरियों के जो सरकारी क्षेत्र में उसमें तो 20,000 मिल रही है, बाकी रोज़गार और भी क्षेत्रों में मिल रहा है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो प्रॉमिस था आपका, उस पे सरकार नहीं, हमारी गवर्नमेंट जॉब का ये प्रॉमिस नहीं था। हमारा था कि हम 1 लाख रोज़गार हर साल पैदा करेंगे। रोज़गार, ये नहीं कहा था कि सरकार में, हमारी तो इतनी जनसंख्या नहीं है, 75 लाख की हमारी जनसंख्या। हम बोलें कि हम 1 लाख देंगे तो 5 लाख लोगों को तो कोई भी राज्य सरकार रोज़गार नहीं दे सकती ना। अच्छा, फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करें सुखू जी, तो एक लगातार आपका टसल सा चलता रहता है, जो कि और राज्यों ने भी कहा है, आपके साथ में पंजाब ने भी वहाँ एटलीस्ट नॉर्दर्न बेल्ट में लगाया कि हिमाचल को जो उसके ड्यूज़ हैं, जो सेंटर से ड्यूज़ मिलने चाहिए थे, वो ड्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। कुछ जगह कट लगा है, क्या केंद्र सरकार की मजबूरियाँ रहेगी, और निश्चित तौर पर हमारी एक्सटर्नल बोरिंग जो थी, जो पहले अनलिमिटेड थी, उसमें उन्होंने कैपिंग कर दी है, और जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होने थे तो वहाँ थोड़ी हमारी कमी आई है। मेरा मानना है कि जैसे जैसे
हम अपनी डिमांड करते हुए वैसे वैसे थोड़ा सा केंद्र सरकार की भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगी हालत तो इसी कारण वो इस प्रकार का कट लगाते होंगे। पर आपको लगता है कि सेंटर की तरफ से और खासकर चूंकि आपका देखिए हिली स्टेट, सेंटर की तरफ से हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए था आपदा में, वो हमें नहीं मिला। हमें जो आपने डिमांड की थी? हाँ हमने डिमांड की थी, हमें जो मिला वो बजट का पार्ट है, वो मिलना ही था। अब हमारा ये डिमांड है कि जो हमने क्लेम किया हुआ 10,000 करोड़ रुपए का, जो भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत क्लेम किया है, उसमें कम से कम वो हमको वो हमारा क्लेम तो दे जो दिसंबर में मिलना था। वो जब रुकावट आती है तो केंद्र सरकार पर उंगली उठाई जाती है और केंद्र सरकार की तरफ ये बात इंगित की जाती है जब इनका क्लेम बनता वही नहीं मिल रहा तो कहीं ना केंद्र सरकार हमारे साथ सतेला व्यवहार कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपदा प्रबंधन वाला एनडीआरएफ वाला जो फंड था उसका स्पेशल रिलीफ पैकेज? नहीं, एनडीआरएफ तो अलग चीज़ है। एक पीएनडीए है, पीडीएनए, पोस्ट डिजास्टर का जो फंड है वो उसका हमने 10,000 करोड़ रुपया क्लेम किया है। जी, वो एनडीआरएफ वाला तो 4,000 करोड़ आपको डिसबर्स हुआ था? नहीं 4,000 करोड़ नहीं, हमने तो अपने अपने साधनों से 4500 करोड़ रुपया आपदा प्रभावित परिवारों को दिया। जो एनडीआरएफ का है वो बजट में जुलाई और दिसंबर में सभी राज्य के लोगों को मिलता है, वो हमें मिल गया है। उसके अलावा और जो थोड़ी बहुत ग्रांट्स मिलनी थी वो मिल गई है। लेकिन पीडीएनए का जो हमारा है जिसका क्लेम हमने 10,000 करोड़ रुपया भर के दिया केंद्र सरकार के, वो आपदा के बाद राज्य को पुनर्रचना करने के लिए वो मिलता है। तो उसमें अभी हमारे को अभी तक दिसंबर में आना चाहिए था, अभी 10,000 करोड़ में से एक भी पैसा अभी तक हमें नहीं मिला है। और सुखू जी, इससे हट के बात करें आपके स्टेट के बारे में ही, तो मुझे ये बताइए कि आपका जो बजट है उसमें जितने आपके स्पेशल प्रॉमिसेस थे या इलेक्शन के टाइम के, उनको पूरा करने में कितना आप पहुँचे हैं अब? नहीं, हम तो तकरीबन सभी उन बिंदुओं पर 3 प्रॉमिस तो हमारे पूरे हो चुके हैं। बाकी पर हमारे छोटे छोटे ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, राजीव गांधी ई टैक्सी फर्स्ट फेज़, राजीव गांधी सोलर पावर सेकंड फेज़, इनमें हमने 650 करोड़ रुपए का प्रावधान करना था, उसमें कर दिया गया है। तीसरा इंग्लिश मीडियम स्कूल करने थे 4 हर विधानसभा, हमने सारे उससे भी आगे सभी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में अगले साल से जो पहला है हमारा, पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी एक बात और मैं आपसे सुखू जी ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपकी स्टेट की पॉलिटिक्स जो है वो भी बीच बीच में अक्सर गर्माती रहती है, और आपकी जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं वो भी उनका अपना क्लेम और काउंटर क्लेम आता रहता है। राम मंदिर को लेकर के भी आपने ये कहा था कि भाई राम मंदिर में आपकी पार्टी के तो हालांकि लीडरशिप गई नहीं राम मंदिर में, लेकिन आपने कहा था कि अगर न्योता आएगा तो मैं जाऊंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, राम हमारे आराध्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श ही इस देश की सच्चाई है। राम हमारी संस्कृति की अंग है, और राम, हम सुबह भी राम के नाम पर पूजा करते हैं और शाम को भी अपने मंदिर में जाके राम का नाम ही लेते हैं। तो इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। कि मैं अगर राजनीतिक बात करूं कि केंद्र सरकार ने प्राण प्रतिष्ठा के समय आधे दिन की छुट्टी की और हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे दिन की छुट्टी की, तो राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था। हमने कहा कि जो जाना चाहता जाइए, वो एक हमारी आस्था के केंद्र बिंदु है, तो कोई भी आदमी जाना चाहे तो उसमें उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, जाना चाहिए। और हम लोग भी आगे राम मंदिर जाएंगे, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का क्लेम करना कि राम मंदिर हमारा है, ऐसा गलत बात है। राम हिंदुस्तान में रहने वाले सब नागरिकों के हैं, राम हिंदुस्तान की संस्कृति है, तो इस दृष्टि से हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। तो आपकी पार्टी ने भी ना जाके एक तरह से राजनीतिकरण किया, आपकी लीडरशिप नहीं गई? हमारी उनका कहना, राहुल गांधी जी ने कहा कि बीजेपी ने इसको अपना फंक्शन बना लिया, हमारे लिए संभव नहीं। हमारी पार्टी इसलिए नहीं गई क्योंकि बीजेपी के लोग उनको बुला रहे थे कि आप आइए राम मंदिर में। अभी उनके कई नेता गए हमारे कहाँ पर कांग्रेस पार्टी के। तो ये आने वाले समय में हम इस प्रकार से राम मंदिर को हम राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहते। राम हमारे आदर्श है, राम हमारे आराध्य है, सुबह शाम हम राम की पूजा करते हैं।
और ये मुझे बताइए सुखू जी कि आपकी वहाँ पार्टी में भी, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, इंटरनल डिसेंट की जो बात, नहीं, कभी नहीं, ऐसा ज़्यादा नहीं है, कोई चिंता ना करिए। 40 में से 40 हमारे विधायक है, पूरे ठीक है, चिंता ना करिए। तो आपको लगता नहीं कि नहीं नहीं, वो नहीं कहते, वो छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं। वो बेचारे तो, हमारी पीसीसी प्रेसिडेंट तो कभी ऐसे कहती नहीं। वो कहते किस ढंग से उनकी बात को फ्लरिश कर देते अखबार में, ये गलत बात है, उनका इंटेंट समझना चाहिए। तो मिस रिपोर्टिंग हो जाती है? हाँ, कई बार देखा, मिस रिपोर्टिंग नहीं, प्लांट रिपोर्टिंग हो जाती है। मैं फिर वापस आपके स्टेट के डेवलपमेंट की तरफ आता हूँ सुखू जी। एक बड़ा आपने कहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या ग्रीन पावर की बात अगर हम करें तो वो हो जाती है। उसमें मुझे ये बताइए कि अभी पीछे जब फ्लड्स आई थी और डिज़ास्टर था, तो उसमें उस समय में भी काफ़ी ऐसा डिस्ट्रक्शन हुआ स्टेट में कई जगहों पे, शिमला में भी हुआ और कई और जगह पे भी हुआ, जिसको लेके बड़े कंसर्न उठने शुरू हो गए कि भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कहीं ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में तो नहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, और कहीं इसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है? देखिए, डिस्ट्रक्शन तो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, और डैम के कारण वेपोरेशन होती है। गर्मी में जब वेपोरेशंस होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लाउड बर्स्ट होते हैं, और जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो फिर तबाही होती है। पर कुछ जगह डैम का पानी रेगुलेट नहीं है, और जब डैम भर जाते हैं तो वो गेट खोल देते हैं, फिर उसके से भी डिस्ट्रक्शंस लोअर पार्ट ऑफ में होती है, हिल में नहीं होती, निचले में होती है। तो ये भी कई कारण हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज की दृष्टि से क्लाइमेट चेंज का असर होना शुरू हुआ है। आज हिमाचल में हुआ है, आने वाले समय और प्रदेशों में भी ये देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर के आपके डिस्कशंस, अब इसको तो ये ऐसी समस्या है कि आप एक राज्य के तौर पे तो रोक पाएंगे नहीं, ये तो आपको पूरा नेशन वाइड एक्शन प्लान इसके ऊपर कुछ हो, और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, जैसे कि अब कई जगह ये बात है कि बर्फ़ जो है वो कम गिर रही है, उसकी वजह से आपके एप्पल प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा या और? नहीं, ऐसा नहीं है। बर्फ़ जो पहले दिसंबर जनवरी में गिरा करती थी, आजकल उसने नया रूप अपना लिया है, वो फरवरी में गिरना शुरू हो चुकी है। पहले कई जगह जनवरी में बहुत कम बर्फ़ गिरती थी शिमला में, आजकल बहुत बर्फ़ गिर रही है फरवरी में। पिछले कल भी मैं जब चलने वाला था तो बहुत बर्फ़ गिरी थी, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब बर्फ़ नहीं गिरती है तो एप्पल पर भी फ़र्क पड़ता है, और हमारी इकॉनमी में भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एप्पल की हमारी एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब बदलाव आता है तो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। बट उसको लेके एक फिर कोई एक्शन प्लान आपको चाहिए होगा? बिल्कुल, एक्शन प्लान हमने बनाया है। हमने कहा है कि 2027 तक हम इन सब मुद्दों को, समस्याओं का समाधान तो नहीं किया जा सकता ना, प्राकृतिक समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता, लेकिन आर्थिक समस्या से छुटकारा देने के लिए हमने टारगेट किया कि 2027 तक हम हिमाचल को आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे, और 2032 तक हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। पर मुझे ये बताइए कि आत्मनिर्भर, मैं सुनता हूँ गोवा में भी आत्मनिर्भर, अब मैं आपसे सुन रहा हूँ हिमाचल में भी आत्मनिर्भर का मतलब क्या है सुखू जी? आत्मनिर्भर, हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, हमारी अपनी योजनाएं आएँ, हम अपनी योजनाओं से अपने लोगों का भला करें, जो केंद्र सरकार से हमें योजना मिलती है उसका सही सदुपयोग करें, और सब कुछ क्वालिटी एजुकेशन दें, क्वालिटी वाटर दें, क्वालिटी लाइट दें, और रोज़गार के उनको साधन उत्पन्न करें। ये सब चीज़ें आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर इंगित करती है, और गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना ज़रूरी है। तो हमारी गवर्नेंस भी अच्छी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों में हम काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारे यूथ को रोज़गार मिले, हमारी एजुकेशन का सिस्टम में जो हम क्वालिटी एजुकेशन है वो जो निचले स्तर तक पहुंच रही है उसमें अच्छा आए, सोच बने, किसान किस आय बढ़े, और जो मज़दूर है उसको रोज़गार के अवसर पैदा होते रहे। तो इस दृष्टि से हमारी सरकार ने सभी क्षेत्रों में बराबर कार्य किया है। और आपको लगता है कि कम से कम जो दूर दराज के इलाके हैं आपके स्टेट के, शिमला में तो, मनाली में तो, कुल्लू में तो सबका फोकस हो ही जाता है, पर दूर दराज के इलाके जो हैं आपके, एकदम बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ से माइग्रेशन भी बहुत हो रहा है, आबादी भी घट रही है वहाँ से, वो भी एक चैलेंज है वहाँ पे, क्योंकि वो एक चैलेंज आपकी सरकार में ही नहीं हुआ, वो चैलेंज
कई सालों से अब चलता आ रहा चैलेंज है, उन सबको एड्रेस करने की पोजीशन में? नहीं, ये अच्छी बात है कि भारत सरकार ने एक योजना वाइब्रेंट विलेज के नाम से चलाई है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उस योजना से उन लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा होगा, और हम भी, हिमाचल सरकार भी उस योजना को बढ़ावा दे रही है। मैंने चाइना बॉर्डर में स्पीति वैली में 75 साल के बाद हिमाचल डे मनाया। वो इसीलिए मनाया कि पॉपुलेशन माइग्रेट ना हो, उनको ये लगे कि हम भी पार्ट है इस देश के, इस प्रदेश के। तो निश्चित तौर पर एक केंद्र सरकार की जो वाइब्रेंट विलेज योजना अच्छी योजना है, इसका लाभ हमारे बॉर्डर में रहने वाले एरिया को जरूर मिल रहा है। सुखू जी, इस पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि वो जो चैलेंजेस हैं वो कुछ इस तरह के चैलेंज हैं कि अब आबादी वहाँ भी घट रही है, बच्चे जो हैं वो भी वहाँ नहीं रहना है, उनको भी शहरों में जॉब्स करने हैं, उनको भी पढ़ाई के लिए अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाना है। तो ये बड़े प्रैक्टिकल से चैलेंजेस हैं किसी भी इस तरह की दूर दराज या अलग थलग पड़ी हुई जगह के, चाहे वो अरुणाचल में हो, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो। देखिए, तो आपको लगता है कि भारत सरकार की एक ये योजना वाइब्रेंट विलेज योजना या आप स्टेट गवर्नमेंट्स का इनिशिएटिव, इनकी वजह से आप उस पॉपुलेशन के एक्सोडस को रोक पाएंगे? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ, इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए, माइग्रेशन होता रहा है, तो ये कोई नई घटना नहीं है, होता रहा है। दूसरे लोग वहाँ आते रहे, कुछ वहाँ इस्टेब्लिश होते रहे, तो ये एक प्रक्रिया है, और इसको अब एक सिस्टम में एक प्रक्रिया बन चुकी है, जहाँ अच्छी सुविधाएं होती है, लोग वहाँ अच्छी सुविधाओं में आते हैं। 20 जो सेंसस के हिसाब से 2030 तक मेरे ख्याल 40% अर्बनाइज पॉपुलेशन हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये प्रक्रिया है, माइग्रेशन होगी, वहाँ लोग भी रहेंगे, कुछ माइग्रेट करेंगे, तो ये अभी से नहीं, हिस्ट्री अपने तो आप आपको लगता है इसको लेके ज़्यादा चिंता करने के विषय नहीं है? इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वो हमारे योजनाएं हैं, वो शहरों जैसी योजनाएं हमें उन गाँव में भी देनी पड़ेगी। सुखू जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करता हूँ। पॉलिटिकल आदमी हैं, सारी ज़िंदगी आपकी पॉलिटिक्स में गुजरी है, और अब आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कल पार्लियामेंट में बोल रहे थे, और बीजेपी के बाकी लोग भी बराबर बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और शायद इस बार के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो पहले से भी खराब आएंगे आपके लोगों के लिए। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी इतनी मेहनत कर रही है कि वो लोगों का विश्वास दोबारा से जीत सके, कम से कम अपनी संख्या को इम्प्रूव कर सके? ये निश्चित तौर पर वो तो बीजेपी जो सत्ता पक्ष है वो तो अपनी बात रखेगा, अपना माहौल बनाएगा, लोगों के बीच में वो बात डाली जाएगी जिससे लोगों को लगेगी हाँ ये हो सकता है। हम अपनी बात रखेंगे। ये तो अभी चुनाव का बिगल जब बजेगा उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो सकती है, किस राज्य में कौन से मुद्दे हावी होते हैं, किस राज्य में कौन सी बात को लेकर मुद्दा बनता है। तो ये सब चीज़ें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से चुनावों के कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद से आंकलन किया जा सकता है। अभी तो माहौल बनाने का जो सिलसिला है कि राम मंदिर के बाद हम माहौल बना रहे हैं, पार्लियामेंट में माहौल बन रहा है कि कांग्रेस कुछ नहीं है, हम जो लोग कर रहे हैं वही है। तो ये इनकी एक रणनीतिक सोच है। और आपकी? हमारी सोच, हमारे अपने मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों को लेकर उनके पास जाएंगे, उनको काउंटर करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने मुद्दों को, जनता को आकर्षित करते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सुखू जी, आपने दिल्ली में समय निकाला एनडीटीवी से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू फ्रॉम ऑल द व्यूअर्स साइड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।